मैं डॉक्टर सविता रावत, डीएवी पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बीएड में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज का हमारा विषय है फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, अध्यापक के कार्य या उत्तरदायित्व। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम शिक्षक की बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने यह स्पष्ट कर दिया था अपने प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स आर टीचिंग एंड गाइडेंस, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, सोशल एंड एक्सटेंशन सर्विसेज along with the managerial function। उन्होंने शिक्षक को मात्र विभिन्न शिक्षण अधिगम क्रियाओं का क्रियान्वयन करने के लिए ही नहीं माना, वरन प्रबंधनकर्ता, अनुसंधानकर्ता, अनुदेशक, विषय विशेषज्ञ, समन्वयक, निर्देशक और परामर्शदाता के रूप में भी सारे ये जो विभिन्न उत्तरदायित्व हैं ये एक अध्यापक के हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें शिक्षक की, तो सर्वप्रथम हमारे पास आता है प्रबंध संबंधी कार्य या उत्तरदायित्व, मैनेजरियल फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आई.के. डेविस ने कहा है कि अध्यापक अनुदेशन का प्रबंधन करता है, मैनेजरियल मैनेजमेंट करता है। प्रबंधन का प्रत्यय व्यवसायिक संस्थानों से लिया गया है और वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंध का बहुत अधिक उपयोग होने लगा है, इसलिए यहां पर शिक्षक को एक मैनेजर की संज्ञा दे दी गई, अर्थात शिक्षक एक प्रबंधक भी है। मैनेजरियल फंक्शंस को जब हम देखते हैं, प्रबंधन संबंधी दायित्वों को अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम आता है योजना बनाना या प्लानिंग। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग के अंतर्गत हमारे बहुत से कार्य या उत्तरदायित्व शिक्षक को करने पड़ते हैं। फर्स्ट है सिस्टम एनालिसिस या व्यवस्था का विश्लेषण। जिस व्यवस्था में हम हैं, जिस विद्यालय में, जिस सिस्टम में हम हैं, उसको एनालाइज करना कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस प्रकार के मेरे पास व्यवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत कि मैं शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकता हूं। तो अपनी व्यवस्था का विश्लेषण करना। दूसरा आता है योजना बनाने में कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस। जो हमारी विषय वस्तु है, जो टास्क मुझे दिया गया है, उसको एनालाइज करना, उसको जो है बांटना। जैसे आपने देखा होगा पूरे एनुअल होता है हमारा जो सिलेबस होता है, तो टास्क को एनालाइज करना ताकि उसको मीनिंगफुल चंक्स में या इस तरह से बांटा जा सके कि हम प्रथम यूनिट या सत्र तक कितने लेंगे, द्वितीय जो हमारे टर्म एग्जाम होंगे वहां पर कितना लेंगे और एनुअल एग्जाम्स में हमारा कंप्लीट कैसे। तो कार्य का विश्लेषण करना, उसको मीनिंगफुल उसमें देखना, रूप में देखना और उसको डिवाइड करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को पहचानना, स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट। छात्रों की मानसिक स्तर, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं को पहचानना ताकि जो अधिगम की परिस्थितियां हम जनरेट करेंगे, जो हम अनुभव प्रदान करेंगे, वो उसी स्तर के हों। चौथा आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना या फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का निर्धारण करना, किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले हम सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जिससे कि हम अपने कार्यों को अच्छे से अंजाम दे सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने में सफल रहें। तो ये भी योजना बनाने का एक पार्ट है। परीक्षणों का निर्माण करना, उद्देश्यों पर आधारित ही हमारे परीक्षण या टेस्ट होते हैं, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए हम शिक्षण कर रहे हैं, हम शिक्षण के पश्चात उन्हीं उद्देश्यों का परीक्षणों के द्वारा मापन करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुए। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ही दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्था करना, संगठन करना, अधिगम के विभिन्न स्रोतों की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ लर्निंग।
आपने देखा होगा शिक्षण मात्र कक्षा में चौक डस्टर शैम्पेट की स्थिति के साथ पढ़ाना नहीं है, वरन पढ़ाते वक्त आपको बहुत सी सहायक सामग्री और ऐसे रिसोर्सेज या सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो उन सारे स्रोतों की व्यवस्था करना ये व्यवस्था करने के अंतर्गत आता है। विभिन्न शिक्षण अधिगम क्रियाओं का क्रियान्वयन करना। हम कोई भी विषय वस्तु या पाठ का जब चयन करते हैं तो उसके लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं का चयन करते हैं और उन अधिगम क्रियाओं को क्रियान्वयन करने की व्यवस्था करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नेतृत्व देना या लीडरशिप। संप्रेषण आव्यूह रचनाओं का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज। हमारी जो भी हम टीचिंग मेथड्स चुनेंगे, जो भी हम शिक्षण की विधियों का चयन करेंगे, वो ऐसी होनी चाहिए कि उनसे हम अपने संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, या उन विधियों के माध्यम से हम ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर सकें जिसमें कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। गिविंग रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा देना। ये एक नेतृत्व का बहुत विशेष गुण है कि हम छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकें, उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको पुरस्कृत कर सकें ताकि वो आगे सीखने के लिए प्रेरित हो। तो ये भी एक शिक्षक की मैनेजरियल स्किल्स में आता है। चौथा हमारे पास आता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम क्रिया का निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब वो तैयारी करता है तो उसको कैसे कंट्रोल ऑब्जर्व करता है कि कहां पर कहीं मैं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं पर रिसोर्सेस की कमी के कारण मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाधित तो नहीं हो जाएगी। तो संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करना कि क्या वो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो फुल प्रूफ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमने चलाई उसका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना उसको, जिससे कि हम ये देख सकें कि हम अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हुए या शिक्षण प्रभावशाली ढंग से किया गया या नहीं। तीसरा आता है शिक्षण अधिगम क्रिया में सुधार और परिमार्जन करना, इंप्रूविंग एंड मॉडिफाइंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया को मूल्यांकन करने के पश्चात जो हमें फीडबैक मिलता है उसके आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया को सुधारना या उसमें परिमार्जन करना। तो ये थे हमारे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक टीचर को आप देख सकते हैं इनके द्वारा कि कितने सारे काम उसको मैनेज करने पड़ते हैं, प्रबंधन करने पड़ते हैं शिक्षण के दौरान, शिक्षण से पहले और शिक्षण के पश्चात। दूसरा आता हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शंस, मनोवैज्ञानिक कार्य। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं का पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस नीड, इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज। छात्रों की आवश्यकताओं को उनके मानसिक स्तर के रूप में मानसिक स्तर के अनुरूप उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उस उम्र में उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, ताकि उन्हीं के अनुरूप हम ऑब्जेक्टिव्स का चयन कर सके, उसी के अनुरूप हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चयन कर सके। प्रतिभाशाली और पिछड़े बालकों की पहचान करना, यह भी बहुत आवश्यक है। एक कक्षा में सभी छात्र बराबर नहीं होते, तो प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानना, उनका सहयोग लेना, पिछड़े हुए बालकों को हेल्प करने में, या जैसे हम ट्यूटोरियल ग्रुप्स बना देते हैं, या पिछड़े छात्रों के लिए या पिछड़े जो बालक हैं किस प्रकार उनके लिए शिक्षण की व्यूह रचना की जाए कि वो भी प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ सीख सके। शिक्षण विधियों का चयन करने में, सिलेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, छात्रों की मनोविज्ञान के अनुरूप, उनके रुचि के अनुरूप जो है शिक्षण विधियों का चयन करना, और जिस विधि में शिक्षक खुद कंफर्टेबल हो, जिसको करने में वो कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वास हो उसका, उन विधियों का चयन वो करें। सहायक सामग्री का चयन और प्रयोग करना, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल। आपने देखा होगा कि हम शिक्षण सहायक सामग्री का जब प्रयोग करते हैं या चयन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
उन सामग्री का चयन करना जो हमारे पास है या जिन्हें हम बना सकते हैं या जो इजिली एक्सेसिबल है, और उनका प्रयोग करना सफलता से आत्मविश्वास के साथ, ये हमारे शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्टीकरण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन। उद्देश्य का निर्धारण करना और उसको स्पेसिफाई करना, विशिष्टीकरण करना कि इस उद्देश्य से हम क्या प्राप्त करेंगे, कौन सी समझ, कौन सा ज्ञान, कौन सा कौशल हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको स्पेसिफिकेशन के दायरे में हम लाते हैं। तो हम टास्क एनालिसिस, जो मैंने अभी पहले बताया था, जब हम टास्क, उसको विषय वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और छोटे छोटे एलिमेंट्स में जब उसको तोड़ते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम स्पेसिफिकेशन के साथ उनके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, जिससे कि उनकी प्राप्ति हम कर सकें। प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं। विषय वस्तु का संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, एक शिक्षक के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। जो सिलेबस दिया होता है उसको विषय वस्तु को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करे, रीऑर्गेनाइज करे। उसका संगठन छात्र के सीखने के क्रम में करे, या छात्र के मनोवैज्ञानिक क्रम में करें, या सरल से कठिन की ओर, या निश्चित से अनिश्चित की ओर, मैक्सिम्स के अनुरूप करें। ये कहलाता है विषय वस्तु का संगठन करना। कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न करना, क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और कक्षा में भी अगर प्रजातांत्रिक वातावरण सीखने का होता है तो छात्र जो है उनको सीखने की प्रेरणा मिलती है। छात्र इंटरैक्ट कर सकते हैं, अंतःक्रिया कर सकते हैं शिक्षक के द्वारा, और ये एटमॉस्फेयर सीखने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। तो शिक्षक कक्षा में डेमोक्रेटिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए सोचता है या रचना करता है। प्रभावशाली शिक्षण करना, प्रभावशाली शिक्षण में आत्मविश्वास के साथ शिक्षण करना। जो शिक्षण विधियां हम प्रयोग करने जा रहे हैं उनको आत्मविश्वास के साथ प्रयोग करना। जो सहायक सामग्री हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आत्मविश्वास के साथ अप्लाई करना, कक्षा में उसका प्रयोग करना। तो ये प्रभावशाली शिक्षण के हमारे कुछ प्रतिमान हैं। छात्रों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन तथा पृष्ठ पोषण देना, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड गिविंग फीडबैक। हमारे छात्रों को की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना। आप जानते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का सतत मूल्यांकन की बात हम कर रहे हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यही कहता है कि छात्रों का, यानी जैसे हम करते हैं हर यूनिट के बाद टेस्ट लेना, फिर 2-3 यूनिट के बाद उनके फर्स्ट टर्म एग्जाम होना, तो कंटिन्यूअस हर यूनिट के बाद उनका टेस्ट लेना और उनको फीडबैक देखना। फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि हमारा शिक्षण कितना प्रभावशाली था या हम अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त करने में सफल रहे। नेक्स्ट आता हमारे पास फंक्शंस एज अ इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक के रूप में कार्य। विषय वस्तु का संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। एक इंस्ट्रक्टर के रूप में, एक अनुदेशक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम विषय वस्तु को रीऑर्गेनाइज या संगठित करते हैं। जैसा मैंने अभी पिछले उस मनोवैज्ञानिक उसमें बताया था कि मनोवैज्ञानिक क्रम में उसको संगठित करना। अब यहां पर शिक्षक अपने अनुरूप उनको संगठित कर सकता है चाहे तो, कि मैं क्या पहले पढ़ाऊंगा जो कि मुझे बाद में जो पढ़ाऊंगा उसमें वो हेल्पफुल होगा। तो जो सामग्री मैं प्रथम प्रायोरिटी पर रखूंगा वो मुझे बाद में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको सीखने में हेल्पफुल होगी। तो शिक्षक अपने अनुरूप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है यदि आवश्यकता है तो, जबरदस्ती नहीं है। छात्रों के कल्याण में रुचि लेना, टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स वेलफेयर। अब वेलफेयर का यहां तक सवाल है, स्टूडेंट का वेलफेयर किस में है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो, प्रभावी लर्निंग कंडीशंस बनाई जाए, छात्र कक्षा में अधिक से अधिक सीख सके, शिक्षक उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने में सहायता कर सके। तो छात्रों के कल्याण में रुचि लेना यानी अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न करना,
फिर दोबारा एक अनुदेशक के रूप में जब वो एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर कक्षा में है, तो कक्षा में डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, प्रभावशाली शिक्षण करना, टीचिंग इफेक्टिवली। शिक्षक अपनी पूरी व्यूह रचना के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कक्षा में विषय वस्तु या कंटेंट को प्रेजेंट करता है। अब यहां पर बात आती है, यदि हमारी कक्षा से पूर्व तैयारी अच्छी है, हमें अपने उद्देश्यों का संपूर्ण ज्ञान है, हमने जो टीचिंग मटेरियल एड उसका सिलेक्शन किया वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मैं उस विधि से पढ़ाने में बिल्कुल सक्षम हूं, मैं उस सहायक सामग्री को अप्लाई करने में, उसके एप्लीकेशन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, तो हमारे शिक्षण को प्रभावशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। छात्रों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन और पृष्ठपोषण देना, इसमें भी एज अ टीचर भी उसका ये, एज अ इंस्ट्रक्टर भी उसका ये रोल है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना छात्रों का और फीडबैक प्रोवाइड करना छात्रों को भी, और स्वयं को भी एक पृष्ठपोषण या फीडबैक मिलता है कि मेरी जो शिक्षण कार्य था वो किस प्रकार का रहा। अब बात आती है अनुसंधानकर्ता के रूप। तीसरा जो फंक्शन है या जो कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य, फंक्शन एज अ रिसर्चर। छात्रों को प्रशिक्षण और प्रेरणा देना, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग टू स्टूडेंट्स। छात्रों को प्रशिक्षण देना माने पढ़ाना, उनको जो भी छोटे मोटे कार्य आते हैं, स्किल्स आती हैं, या आपने देखा होगा जैसे हम वैज्ञानिक विधि की बात करें तो हम उनको ट्रेन करते हैं वैज्ञानिक विधि में, या छात्रों को ड्राइंग बनाने में या चित्रों का आलेख करने में हम ट्रेन करते हैं छात्रों को। तो विभिन्न कौशलों में छात्रों को प्रशिक्षण देना, ट्रेन करना और मोटिवेट करना लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। दूसरा आता है विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना। सपोज हम विज्ञान के शिक्षक हैं तो हमारा काम है विज्ञान से संबंधित जो गतिविधियां होती रहती हैं, विभिन्न प्रोग्राम होते रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, उनमें भाग लेना और छात्रों के साथ उन जानकारियों को शेयर करना। क्रियात्मक अनुसंधान करना, इनिशिएशन ऑफ एक्शन रिसर्च। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपनी कक्षा को एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा इंप्रूव करे, उसमें सुधार करे, उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करे। विभिन्न योजनाएं बनाना, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। अगर शिक्षक, चाहे वो अर्थशास्त्र का है, चाहे वो आपके विज्ञान का है, मात्र कक्षा शिक्षण ही शिक्षक का काम नहीं है, उसके अलावा अन्य भी योजनाएं हम बना सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कूल, हम विद्यालय को कैसा अच्छा बनाएं, विद्यालय में कैसे अच्छी परंपराएं डालें, छात्रों में पढ़ने की हैबिट कैसे डेवलप करें, या छात्रों में अनुशासन कैसे व्याप्त करें। ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, छात्रों को अवकाश के समय में के सदुपयोग के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे छात्रों में हॉबीज डेवलप की जाए। तो ऐसे योजनाएं बनाना, उनको क्रियान्वित करना, विषय वस्तु के साथ साथ ऐसे काम भी करना, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में शिक्षक का ये भी दायित्व है। अनुसंधान कार्य करना और प्रकाशित करना, ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च वर्क। हम अपने काम को, अपने रिसर्च वर्क को, अनुसंधान, यहां पर अनुसंधान हम मौलिक अनुसंधान की बात भी कर सकते हैं, और जो हमारा एक्शन रिसर्च का काम है यदि हम वो करते हैं, हम उसको भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करना ताकि और भी लोग उससे मोटिवेट हों या लोग उस काम को जाने, तो वो भी अपने कक्षाओं को उन्नत बनाने के लिए, अपनी टीचिंग लर्निंग को जो प्रभावी बनाने के लिए अनुसंधान कार्य करें, क्रियात्मक अनुसंधान करें। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से संपर्क करना, कॉन्टेक्ट विद वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे विषय से संबंधित बहुत से ऐसे प्रोफेशनल व्यावसायिक संगठन होते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं, इस तरह के स्कॉलरशिप्स देते हैं, या ऐसे विद्यालय के अंतर्गत उन लैब्स को बनाने में, किताबों को खरीदने में, कार्यक्रम आयोजित कराने में सहायता करते हैं। तो ऐसे सभी संगठनों से शिक्षक को लाइजन बनाना चाहिए, उनसे संपर्क बनाना चाहिए, जिससे कि समय पड़ने पर उनकी हेल्प ली जा सके। चौथा हमारे पास आता है शिक्षक के दायित्व, फंक्शंस एज अ गाइड, एज अ काउंसलर। एक निर्देशक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य, व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देना, प्रोवाइडिंग
पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। पर्सनल प्रोवाइडिंग पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। शिक्षक का यह भी कार्य है कि वह छात्रों को व्यक्तिगत रूप से, कभी कभी ऐसा होता है कि छात्रों के पास जो है उनके कोई व्यक्तिगत ऐसे वो होते हैं, मामले होते हैं जिनको कि किसी से शेयर नहीं कर सकते। उनके पास दो ही लोग बचते हैं, एक अपने पेरेंट्स और एक टीचर। और यहाँ पर टीचर एक आइडियल काउंसलर है एक छात्र के लिए। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि वो छात्रों को समय पड़ने पर व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श भी प्रदान करें। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श देना। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो छात्र है वो क्या नाम उसका शैक्षिक निर्देशन, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जीवन में वो क्या करना चाहता है, शिक्षा के बाद क्या किस क्षेत्र में जाना चाहता है, एक शिक्षक से अच्छा उसको कोई नहीं गाइड कर सकता। इसलिए शिक्षक का ये दायित्व है कि वो उसे उन सारे एवेन्यूज के बारे में बताए जो वो उस विषय के हैं, या इस विषय को पढ़ने के बाद जिन क्षेत्रों में वो जा सकता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्देशन एवं परामर्श देना। ऐसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी छात्रों को निर्देशन और परामर्श देना। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और परामर्श देना। प्रोवाइडिंग हेल्थ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और परामर्श भी टीचर के द्वारा दिया जा सकता है। और लास्ट आता है हमारा इसमें योग्यता और क्षमताओं के आधार पर छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श देना। यहां पर टीचर एज कहना चाहिए वोकेशनल काउंसलर, छात्रों को जीवन में किस व्यवसाय को चयन करना चाहिए, उसमें कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यता है, या उसका एप्टीट्यूड किस तरह का है, एक शिक्षक से ज्यादा ही कोई नहीं जानता। इसलिए शिक्षक ही वो राइट पर्सन है जो कि छात्र को उसकी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श दे सकता है। अब बात आती है, नेक्स्ट आता है हमारे पास समन्वयक के रूप में कार्य। नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मींस दो के बीच में समन्वय स्थापित करना। यहां पर हमारे जो शिक्षक है वो अध्यापक का विद्यार्थियों से समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन विद स्टूडेंट्स। छात्र और अध्यापक के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। पता चला कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। अभी जो हमने ऊपर परामर्श की बात की, तो छात्र को व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से हम तभी जान पाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी निर्देश ये सब तभी जान पाएंगे जब हमारा छात्र के साथ अच्छा समन्वय होगा। अभिभावकों और माता पिता के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन विद गार्जियंस एंड पेरेंट्स। आपने देखा होगा स्कूल्स में पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, पीटीआई होती है। तो इस तरह से ये जो शिक्षक है उसका दायित्व है कि अभिभावकों के साथ मिलकर छात्र के वेलफेयर के लिए कार्य करें। समाज और समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन विद सोसाइटी एंड कम्युनिटी। छात्र के माता पिता के अतिरिक्त हमारा जो आसपास समाज है, हम उस समाज को विद्यालय के अंदर तभी ला पाएंगे, या विद्यालय को समाज में जाने के लिए, समाज और विद्यालय के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षक उन सभी संगठनों से संपर्क बनाए जिनसे कि विद्यालय को लाभ हो सकता है, या जो विद्यालय के अपलिफ्टमेंट में या उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो विषय विशेष के लिए कार्य करते हैं। जैसे कुछ साइंस ऐसी संगठन होते हैं जो विज्ञान के कार्यक्रम कराते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सामाजिक कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो छात्रों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना, उन संगठनों को विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए प्रेरित करना, तो ये सब शिक्षक जो है कर सकता है। विषम परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करना और विचलित न होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम परिस्थितियों में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, तभी कभी कभी क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और परिस्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं, और छात्र जो है वो या पेरेंट्स जो है या समुदाय जो है वो इस तरह से रिएक्ट करता है।
तो ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में कोऑर्डिनेट करना, समन्वय स्थापित करना, विचलित न होना, आपा न खोना, इमोशनली बैलेंस्ड रहना, संवेगों को अपने ऊपर हावी न होने देना, एक शिक्षक की खासियत है। इन सब कार्यों के अलावा एक और वो है अंत में अन्य विशिष्ट कार्य। इसके अतिरिक्त भी शिक्षक को और कुछ कार्य या फंक्शंस करने पड़ते हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में, एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो अपने विषय का ज्ञाता होता है, वो विषय वस्तु पे उसकी मास्टरी होती है। तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में समाज में ओपिनियन देना, आपने देखा होगा टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या न्यूज में इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वहां पर अपनी राय देते हैं और लोग उनको सुनते हैं। अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए या लोगों के लिए क्या जरूरी है, एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शिक्षक को होना चाहिए। विज्ञान का अधिगम करता, लर्नर ऑफ साइंस। हमारा विज्ञान का तो बहुत महत्व है जीवन में, और हमारी बहुत सी चीजें विज्ञान से ही चालित होती हैं, या विज्ञान ही हमें दिशा दिखाने का कार्य करता है। तो विज्ञान के प्रति का लर्नर या होना चाहिए, अधिगम करता होना चाहिए, विज्ञान में उसका विश्वास होना चाहिए, और किसी भी चीज को प्रस्तुत करे लेकिन वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो, ठोस तथ्यों पर आधारित हो, लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, ये एक शिक्षक में होना चाहिए। व्यवसायिक विशेषज्ञ के रूप में, एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, आपने देखा होगा कि अब बोर्ड के एग्जाम्स जैसे आते हैं तो शिक्षकों से एज अ प्रोफेशनल विशेषज्ञ के रूप में भी राय मांगी जाती है, या बहुत से फोरम में शिक्षकों को एज अ विशेषज्ञ नामित किया जाता है। तो इसके रूप में भी उनकी राय, उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिक्षकों को ये कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे समाज में कोई भी अगर बुरी प्रथा चल रही है या समाज में कोई गलत बात देखने में आ रही है, तो आपने देखा होगा बच्चों में अगर गलत टेंडेंसी कोई डेवलप हो रही है तो शिक्षकों से यहाँ पर व्यावसायिक विशेषज्ञ के रूप में राय ली जाती है, उनकी जो है बात जो है उनसे गाइडेंस ली जाती है, और वो समाज में जो है प्रचारित प्रसारित की जाती है। तो शिक्षक का ये भी एक दायित्व है। विभिन्न अभिलेखों और रजिस्टर का रख रखाव करना आदि, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। विद्यालय के अंदर एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखना, छात्रों के पूरे संपूर्ण रिकॉर्ड रखना, उनका जो आपका सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, छात्रों की संपूर्ण जानकारी रखना, ये सब कार्य शिक्षक के होते हैं, जो उसको अपने शिक्षण अधिगम कार्य के अतिरिक्त भी करने पड़ते हैं। तो आज हमने देखा कि शिक्षक की ड्यूटीज, फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो शिक्षक मात्र कक्षा में अधिगम या शिक्षण के लिए नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो उसका एक मूल कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ उसे प्रभावी रूप देने के लिए वो कक्षा से पहले, कक्षा के अंतर्गत और कक्षा के पश्चात बहुत से कार्यों को व्यवस्थित करता है, प्रबंधन करता है, अनुसंधान करता है, एक इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक के रूप में कार्य करता है, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार एक शिक्षक बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करता है, तभी समाज में शिक्षक का इतना विशिष्ट स्थान है। थैंक यू।